हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और मेरे साथ है मेरे स्टूडेंट आशुतोष बंसल। हेलो एवरीवन। सर मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप तो मेरे को अच्छे से जानते ही हैं, बट जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। मैंने अपना स्कूलिंग और अपना ग्रेजुएशन दोनों ही गाजियाबाद से किया है और मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसी के बाद से सर मैंने जॉब की तैयारी शुरू कर दी थी और तैयारी के साथ साथ मेरे को माइंड मेकअप था कि मेरे को जॉब भी करना है। अगर इनकेस फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई क्लियर होता है एग्ज़ाम तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो साथ में मैं जॉब के करता रहूँगा। तो मैंने उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी और मैंने टाटा स्टील में जॉब ऑप्ट करी। मेरा सिलेक्शन हो गया और उसके साथ मैंने तैयारी की है। और जो मेरा जर्नी है उसके साथ मैं आपको आगे क्वेश्चंस में जैसे जैसे आप पूछेंगे वैसे वैसे बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम इनसे यही पूछेंगे कि ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका और कितने मार्क्स इसमें आपने अचीव किए? सर ये एसएससी का मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा एसएससी जेईई 2018 का था, जिसमें कि मैंने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस क्वालिफाई किया था, बट मैं फाइनल डीवी के बाद जो मेरिट लिस्ट होता है उसमें मेरिट आउट हो गया था। कुछ 2-3 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहे थे, कुछ मेरी कमी रही थी पढ़ाई में और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एसएससी जेईई 2019, जिसमें प्री में मैंने आउट ऑफ 200 147 मार्क्स स्कोर किया था और मेरा मेंस में आउट ऑफ 300 259 मार्क्स मैंने अचीव किया। तो टोटल होता है 406 आउट ऑफ 500। तो मेरा जो रैंक आया है वो ऑल ओवर इंडिया 2 आया। और अभी इनसे बात करते हैं कि उन्होंने बोला कि जॉब के साथ साथ करा है। बहुत सारे बच्चों की डाउट है कि सर कैसे करें, हम तो पढ़ाई नहीं हो रही हमारे साथ, या जॉब छोड़ दें, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जॉब छोड़ दें क्या। तो आपने जॉब के साथ साथ किया है और जॉब में भी आप टाटा में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे काम वर्कलोड भी होगा। ऐसा नहीं है कि बस वर्कलोड नहीं है, ये नहीं हो रहा, जस्ट सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने कैसे बैलेंस आउट किया कि पढ़ाई भी करनी है और रैंक पूरा आना, तो वो ना पाए जो प्रॉपर्ली इसी दे कर रहे हैं। आपने अपनी जॉब के साथ साथ किया, तो क्या हर्डल्स आई, कैसे उसको दूर किया, ये बताएं। सर जॉब के साथ तैयारी करना आसान नहीं होता है। जिन लोगों का भी डाउट है वो बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप चाहो तो क्या मुश्किल है, सब कुछ हो सकता है। तो हम लोग को जॉब में, जब हम लोग जॉब में गए टाटा स्टील में, वर्कलोड भी था, प्रेशर भी था, और एकदम से सर आप कॉलेज में जब तक रहते हो तब तक आप केवल थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरेटिकल नॉलेज आप लेते हो। बट जब आप बाहर जाते हो, आप जॉब करते हो, तो बहुत तरीके का एक्सपीरियंस गेन करते हो। आपको 2 बातें सीखने की सुननी भी पड़ती हैं, नया काम सीखना भी पड़ता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और कोई भी कंपनी आपको बस बैठा के उसके लिए सैलरी नहीं देगा, आपको आउटपुट देना होगा और डिलीवर भी करना होगा। तो हम लोग का सर एक कॉन्सेप्ट होता था टाटा स्टील में, हम लोग शिफ्ट में काम करते थे। शिफ्ट में कैसे कि आपके पास ऑप्शन रहता था कि आप जनरल शिफ्ट ले लो या फिर आप ए और बी शिफ्ट ऑप्ट करो। जनरल शिफ्ट में सर टाइमिंग रहता था हमारा मॉर्निंग 9 to 6। तो अगर हम जनरल शिफ्ट ऑप्ट करते तो उसमें क्या होता था सर, ना सुबह सही से टाइम मिल पाता था और ना शाम को सही से टाइम मिल पाता था, तो वो समय निकल जाता था। तो मैंने सोच लिया कि ये अगर मैं जनरल शिफ्ट में अपने कंफर्ट को देखूंगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मुझे पढ़ाई करनी थी, तो मैंने सोच लिया कि मेरे को शिफ्ट में ही काम करना पड़ेगा, या तो ए या बी। इनके लिए बट क्या था, चैलेंजेस थे सर। सुबह 6 बजे से हमारी जॉब स्टार्ट हो जाती थी, तो 4 बजे उठना पड़ता था। 4-4:30 बजे उठ के आपको रेडी होना है, तैयार होकर जाना है, और स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हुआ। और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास बी शिफ्ट में काम करना, जिसमें कि आफ्टरनून 2 से नाइट 10 तक हमारा शिफ्ट रहता था। उसके बाद आने के बाद सर थकान इतना हो जाता था कि मन नहीं करता था और पूरा टेंस हो जाता था। तो इसीलिए मैं 2-3 वीक ए शिफ्ट करता था, फिर 2-3 वीक बी शिफ्ट करता था। ए शिफ्ट में मैं शाम में पढ़ता था सर, और बी शिफ्ट में मैं सुबह पढ़ता था। तो ये बैलेंस को मैंने बना के रखा। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी मेरे को हेल्प किया, उन्होंने मेरे को फोर्स नहीं किया कि नहीं आप जनरल शिफ्ट में काम करिए। उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को कि ठीक है आप शिफ्ट में काम करिए। और शिफ्ट में सर एक जो हमको डिसएडवांटेज रहता था वो थोड़ा ये रहता था, हमारा सैटरडे भी ऑफ नहीं होता था जनरल शिफ्ट में, सैटरडे भी। तो वो भी एक चीज़ खटकती थी, बट फिर भी ठीक है सर, करना है तो करना है। तो तैयारी करी है, शिफ्ट में भी की है, कुछ दिन जनरल में भी गए हैं, बट बैलेंस किया है सर। विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखा है और उस चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ा। तो ऐसे सर जॉब के साथ में। अब जैसे ही इन्होंने बताया सोचने की जॉब के साथ साथ कितना इनको दिक्कत हुई है, तब भी इन्होंने किया है। तो आप सबके डाउट अब क्लियर हो गए हैं कि सब बहाना है आपका, आपको करना है तो करना है। इनके पास टाइम नहीं था, तब भी इन्होंने कभी दिन में किया, रात को किया, सुबह किया, पर कर लिया जो इनको करना था। तो आपको करना है ना? बिल्कुल सर। चलो अब बात करते हैं कि चलो सिलेक्शन हो गया, फैमिली रिएक्शन क्या था? सबसे पहले किसको पता चला कि हाँ अब सिलेक्शन हो गया काम? सर सबसे पहले मेरी मदर को बताया मैंने, और काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। मतलब थोड़ा इमोशनल भी हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। उनका ये था कि इतनी दूर घर से जाके रह रहा है,
जब मैं टाटा स्टील में जॉब कर रहा था तो जमशेदपुर में मेरा पोस्टिंग मिला था मेरे को, तो घर से काफ़ी दूर था सर, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ एनसीआर में, और काफ़ी दूर था, तो उनको वैसे ही थोड़ा इमोशनल रहती थी कि इतनी दूर रह रहा है अकेले, सब कुछ मैनेज कर रहा है, बट ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस था कि करेगा, एक दिन ये बात ज़रूर सुनने को मिलेगी कि हाँ मेरी जॉब लग गई है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। वो दिन आया, थोड़ा लेट सही बट आया, तो काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, थोड़ा इमोशनल भी हुए और काफ़ी खुश हुए सर। हाँ, वो फीलिंग अलग होती है जब जब जिस चीज़ तुम लगे हो और वहाँ पहुँच जाते हो ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। घर वाले खुश हो जाते हैं, आसपास के लोग पूछते हैं कि हाँ हमें पता था ये करेगा ऐसे ही। जो पहले तुम्हें टोचा कर रहे हो कि नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सी ले लिया तुमने, तुम अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन बाद में वही बोलेंगे हाँ पता लगा कर देगा। सर बहुत लोगों को रहता था कि सिविल ब्रांच क्यों ले लिया है, तुम तो अच्छे थे पढ़ाई में, तो और कोई ब्रांच क्यों नहीं लिया, सीएस क्यों नहीं लिया, बट मेरे को कॉन्फिडेंस था सर कि ठीक है मैं कर रहा हूँ तैयारी, मुझे अपने पे बिलीव था कि मेरी जिस हिसाब से तैयारी चल रही है थोड़ी थोड़ी कमी कहीं कहीं हो रही है, अगर मैं रेक्टिफाई कर लूँगा तो क्लियर मैं ज़रूर कर लूँगा, और वो हुआ भी, मैंने अचीव किया, केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मैंने मेहनत की और अचीव भी हुआ, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए, जितने भी फ्रेंड्स फैमिली उन लोगों का भी सपोर्ट था हमेशा, जिन्होंने मोटिवेट किया, काफ़ी लोगों का साथ था, बना रहा, उन्हीं की वजह से मैं भी मोटिवेट था, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब आप 2-3 डाउनफॉल्स देख लेते हो, 2-3 फेलियर्स देख लेते हो, तो मन करता है कि नहीं यार तुम ये जो कर रहे हो वो सही भी कर रहे हो या नहीं, क्वेश्चन आता है सर अंदर से कि क्या करें, बदल लें, किसी और फील्ड में जाएं, कुछ और करें, बहुत डाउट्स आते हैं, फ्रेंड से डिस्कस भी करता हूँ, बट काफ़ी फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं तू मेहनत कर, होगा ज़रूर, तो सर मेहनत किया, और तो आपके ये डाउट भी क्लियर हो गया कि अब करना है तो करना है बस, फिर जितनी दिक्कतें आएगी, जितना कुछ भी होना है, कहीं आपको लगेगा कि घर वाले पैसे नहीं दे रहे, अब बहुत सारे बच्चे हम घर में रह रहे हैं, घर वाले पैसे नहीं दे रहे, तब क्या करें, तो अपने लिए पहले बनाओ चीज़ें। जैसे एक बच्चा बोला मुझे कि सर पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, तो पहले अपनी जॉब लगा लो, पहले अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसको ठीक कर लो, उसके बाद जो तुम्हें करना है कर लेना। अब घर वाले परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, पढ़ाई कहाँ से होगी। तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ना ये बच्चों के लिए कराया है हमने जो अभी एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का भी आने वाला है, तो तुम्हारे सोर्स क्या रहे हैं, तुमने ऑनलाइन तैयारी करी थी, ऑफलाइन करी थी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की एसएससी जेईई? सर एसएससी जेईई के जो प्रीलिम्स की मैंने तैयारी की थी, वो मैंने जब कॉलेज खत्म होने के बाद अपने नोट्स बनाए थे, तो काफ़ी डिटेल थॉरो स्टडी करके सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि ये खेल लंबा जाए, आसानी से खत्म नहीं होगा, और एक चीज़ पे अचीव करके रुकना नहीं है, आगे भी करना है। तो मैंने प्रॉपर अच्छे से स्टडी मटेरियल से अपना नोट्स बनाया, उसके बाद प्री के लिए मैंने कुछ बुक्स भी रेफर की, ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों तरीके से पढ़ा, यूट्यूब पे आप भी पढ़ाते थे, आपका चैनल था, और भी वीडियोस थी, जैसे जीएस और जीके है वो आपको करंट अफेयर्स का वीडियोस देखना पड़ता है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ती है। हालांकि मेरा जीएस जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट कभी नहीं रहा था, क्योंकि सर हम इंजीनियर्स हैं, हम लोग का आप समझ सकते हैं, हम लोग टेक्निकल पे फोकस ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए टेक्निकल पे मेरा भी यूजुअली फोकस रहता था। तो मैंने आईएएस मास्टर्स की बुक आती थी सर, एसएससी जेईई, उसको पूरा फॉलो किया था, बुक आती थी, और भी टेक्निकल बुक्स हैं सर। तो एक गलती मैंने नहीं की थी जो मैंने 2018 में की थी, कि केवल एक बुक से पढ़ के एग्जाम इस बार मैंने नहीं दिया था, इसमें मैंने 3-4 बुक और अलग अलग वीडियोस, अलग अलग स्टडी मटेरियल से कॉन्सेप्ट्स लिया, क्वेश्चंस देखे, और कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म से नॉलेज गेन कर सकूँ, एक प्लेटफॉर्म पे ना रहूँ। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई की, और टेस्ट सीरीज मैंने दी सर। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रूटीन में कंसिस्टेंसी आपको लानी है, तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ भी अचीव करना है, अगर पैटर्न नहीं है तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उस पैटर्न को अचीव करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ली 2-3 अलग अलग वेबसाइट से, और उनको देना शुरू किया, ऐसे मैंने प्री की तैयारी की। अब ये बताओ, जैसे आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि स्टार्टिंग में टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, और 100 नंबर आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, अब डीमोटिवेट हो रहे हैं, सर धीरे धीरे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं कि नंबर नहीं आ रहे, तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि आपने टेस्ट दिया बहुत कम नंबर आ रहा है स्टार्टिंग में? बिल्कुल हुआ था सर, 200 नंबर सबसे पहले। बल्कि सर मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी चीज़ करने जाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि आज मैं उस चीज़ को हूँ कहाँ। तो मैं जब कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ या कुछ भी है, तो मैं पहले एक बार सबसे पहले उसका जो लास्ट ईयर का पेपर आया होता है वो देता हूँ, बिना तैयार के, एकदम फर्स्ट डे, और देखता हूँ कि आज मैं कितना अचीव कर रहा हूँ। तो मैंने जब 2018 में किया था तब ये पैटर्न फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम डिस्ट्रैक्ट हो गया था थोड़ा जॉब की वजह से।
क्योंकि इनसिक्योरिटी थी उस टाइम हाँ, पे। इनसिक्योरिटी भी थी थोड़ा, और सर डिमोटिवेटेड भी थे क्योंकि एससी की भी तैयारी किया था, मार्जिन पे रह गया था। तो फिर मैंने 2019 के लिए जब तैयारी शुरू की तो मैंने पहले 2018 का 17 का पेपर दिया और देखा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर नहीं था, बिल्कुल एक नॉर्मल स्कोर था जिसपे कि जनरल में कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद सर मैंने टेस्ट सीरीज देनी स्टार्ट की, मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। अगर मैं 30 नंबर का टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ तो उसमें 15 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, ऐसे चलता था। डिमोटिवेशन होता है, वो बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स का, जिनको भी ये डाउट है, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डिमोटिवेशन होता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम करना छोड़ दें। अगर आज डिमोटिवेशन हो रहा है, कल तो उस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे बदला जाए, इस पे काम करो ना, अपने आप मोटिवेशन आएगा। तो सर मैंने छोड़ा नहीं, मेरे मार्क्स कम आए, मैंने फिर भी दिया, तो मैंने कम ही देखी कि ठीक है आप अब इतना एडवांस हो गया है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज दो, आपके एक टेस्ट का वो थॉरो एनालिसिस देता है कि आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ये पार्ट वीक है, तो उसको बस स्वाइप करके निकाल मत दो आगे, उसको रुको, पढ़ो कि आपकी कमी क्या थी आपकी जो टेस्ट था। मैंने वो करना स्टार्ट किया था, एनालिसिस की, तो पता पड़ा कि अच्छा मेरा ये पार्ट वीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया, उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा, उसके बाद फिर से टेस्ट सीरीज दिया। तो ऐसे कर करके सर रोज़ लड़ रहा था मैं खुद से, रोज़ करता था काम को, तब मेरा अपने आप सर रिजल्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि जब मैं लास्ट स्टेज पर था एकदम की एग्ज़ाम से जस्ट थोड़े दिन पहले का, तो मैं सर फुल मार्क्स तक अचीव करने लगा था। ऐसा नहीं है कि केवल एक टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करके मेरे को वो क्वेश्चन याद हो गए या रिपीट हो गए, नहीं, मैंने 4-5 टेस्ट सीरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म से दे रखा था, सब्सक्राइब कर रखा था, तो मेरा स्कोर काफ़ी ऊपर उठने लगा। तो ये तरीका था सर जो मैंने अपना। टेस्ट सीरीज का फायदा होता है, मेन जो एग्जाम है वैसे ही होना है। बिल्कुल सर, टाइम लिमिट जो लगानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बुक से क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक फंडा है ना, आप एक क्वेश्चन पर रुक गए, आप करते रहोगे, आप कर रहे हो कि ठीक है मुझे आता है मैं कर दूंगा, वहाँ पे मैटर ये नहीं करेगा कि आपको आता है और आप कर पाते हो, वहाँ मैटर ये करेगा कि आपको आता है, आपने पहले भू में कर लिया और आप अगले पे पहुँच गए। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम के हिसाब से कराता है, केवल नॉलेज या आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस नहीं करता, आपकी स्किल को डेवलप करता है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज तो सर वाइटल पार्ट है, लेना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जाम नहीं। अब ये तो बात आपको बता दिया आपने कि कैसे टेस्ट सीरीज का कितना वाइटल रोल है, इस पे आपको करना पड़ेगा इसमें एग्जाम देने। अब बात आती है कि अभी ना स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम है और 200 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये मान लो कि एक क्वेश्चन को भी आपको 1 मिनट नहीं मिल रहा, उससे कभी मिल रहा है, कैसे उस चीज़ को आपने मैनेज किया कि बहुत बच्चे ऐसे ही 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए उन्होंने, बस वो गलत हो गया उनके, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया कि स्पीड और एक्यूरेसी कैसे? सर मैंने स्पीड और एक्यूरेसी ऐसे मेंटेन किया कि जैसे हम लोग का जो 200 नंबर का पेपर होता था उसमें 100 नंबर का हम लोग का टेक्निकल होता है, 50 नंबर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के होते हैं और 50 नंबर हमारा जीएस एंड जीके का पार्ट होता है। तो सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जीएस एंड जीके कभी भी मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा, हमेशा मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड टेक्निकल रहा है, मैथमेटिक्स रहा है, यानी कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो जब मैं टेस्ट सीरीज देता था सर मैंने पहले अपने आप पे टेस्ट किया कि मैं पेपर को किस पैटर्न में स्टार्ट करूँ और किस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 3 सेक्शन होते हैं हमारे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो मैंने पहले टेस्ट सीरीज देनी स्टार्ट की, मैंने पहले इसी सीक्वेंस में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, मेरा टेस्ट अटेम्प्ट किया, पहले पार्ट ए, फिर पार्ट बी और फिर पार्ट सी। ठीक है, कुछ रिजल्ट मिला, फिर मैंने सीक्वेंस बदला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, मैंने CBA किया, CAB किया, ACB किया, डिफरेंट मैंने ऑप्शंस ट्राई किए। बट इतना करने के बाद से मेरे को पता पड़ा कि जो बेस्ट आउटपुट मेरा आ रहा है वो आ रहा है टेक्निकल ही फर्स्ट अटेम्प्ट में करने से। तो इसलिए फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं एग्ज़ाम में भी फर्स्ट पार्ट अपना टेक्निकल ही करूँगा, जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा को पता है टेक्निकल के बारे में सारा यूज़ कर लूँगा और 1 घंटा में कम से कम टेक्निकल को दूँगा। 2 घंटे में से 1 घंटा में टेक्निकल को दूँगा, क्योंकि सर 200 नंबर में से 100 नंबर का टेक्निकल है, गेम मेरा सबसे ज़्यादा उसमें होना है, तो मैं दूँगा। तो इसलिए मैंने टेक्निकल देना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट टेक्निकल का मेरा ऑलमोस्ट 1 घंटे में हो जाता है। उसके बाद मैं आता था आपका, कभी कभी होता है सर पेपर लेंथी होता है तो 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद मैं आता था एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो वो सर हम लोग इंजीनियर, हम लोग का एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छा रहता है, हम लोग को इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसलिए मैंने एप्टीट्यूड रीजनिंग अपना सेकंड पार्ट बना, लेकिन मैं अपने पेपर में सेकंड नंबर पे इसे अटेम्प्ट करूँगा। और उसमें 50 क्वेश्चन मेरे तकरीबन 30, 35, 40 मिनट में
अटेम्प्ट हो जाते हैं। जीएसजीके का सर बहुत सिंपल फंडा है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। आपको उसमें दिमाग नहीं मारना है, ना किसी क्वेश्चन पे अटकना है। तो सीधा क्वेश्चन होता है, आपको आंसर पता है तो टिक लगाइए, नहीं पता तो आप स्किप करके आगे बढ़िए। तो लास्ट के 15 से 20 मिनट में छोड़ता था जीएसएम जीके के लिए। तो मैं 15 से 20 मिनट में उसकी एक थॉरो रीडिंग लगाता था सारे क्वेश्चंस की, जितने आते जाते थे मैं लाइन से करता जाता था, जो नहीं आता था स्किप। कुछ एक दो मैंने रिस्क भी लिया कि हाँ लग रहा है कि दो ऑप्शंस में है, क्लोज कॉल है, तो मैं 50% ऐसे ऑप्ट करता था। तो इस तरीके से मैं सर अपना एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया टेस्ट सीरीज में, और वही पैटर्न मैंने फॉलो किया एग्जाम में। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, जो पैटर्न में आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसको एग्जाम वाले दिन चेंज नहीं करना है, वो बहुत इफेक्ट करेगा, बहुत ब्लंड हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि नहीं एग्जाम देख के उन्हें लगता है कि इसमें तो न्यूमेरिकल ज़्यादा, तो मैं पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग कर लेता हूँ, बट नहीं, आप जिस स्ट्रेटजी से आए हो, आप जिस माइंडसेट से आए हो, उसी से जिसकी प्रैक्टिस करके आएगा उसी वही चीज तुम्हें बेस्ट लगेगी, बिल्कुल बेस्ट वही लगेगा। तो इसीलिए मैं डेविएट नहीं हुआ, मैंने अपना फोकस वही रखा। पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग किया सेकंड पार्ट पे, हमेशा टेक्निकल फर्स्ट, एप्टीट्यूड रीजनिंग, और उसके बाद आपका नॉन टेक यानी कि जीएसएम। अब बात आती है कि आजकल ना सब बच्चों के बीच में ये हवा बन गया है कि टीसीएस पैटर्न हो गया। आपने पैटर्न जॉब भी करी है वैसे तो टीसीएस पैटर्न क्या है ये टीसीएस पैटर्न? और दूसरा न्यूमेरिकल परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, बच्चे बोलते हैं कि 20% न्यूमेरिकल आ रहे हैं एग्जाम में, और उनके लिए टाइम लगता है, उनके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे घंटे में 100 क्वेश्चन कैसे करना है? सर ये बिल्कुल सही बात है, आप जो न्यूमेरिकल का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले न्यूमेरिकल इतना नहीं आता था, खास करके एसएससी जेईई के प्री में हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी देखने को मिलता था, टेक्निकल होने के बाद। तो अब एसएससी अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। यूपीएससी के इनफैक्ट सर इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ले रहा है, तो स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया। तो उसको सर टैकल ऐसे किया जाता है, मैंने जो अप्रोच इस्तेमाल किया मैं वो आपको बता रहा हूँ, शायद आपके काम आए किसी के भी। तो सर मैं क्या करता था कि पेपर में टेक्निकल अटेम्प्ट किया फर्स्ट, तो एक गो थ्रू में जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं तो वो मैं कर देता था। मैं किसी भी न्यूमेरिकल पर, जैसे कि है कि कोई न्यूमेरिकल आया है मेरे से नहीं बन पा रहा है, तो उसको मैं छोड़ देता था, उस पर अटकना नहीं, क्योंकि अगर सर मैं अटक जाऊँगा, 10 मिनट बहुत कम है, मैं अटका रह जाऊँगा, पेपर पक्का छूट जाएगा मेरा। आगे के क्वेश्चन भी सर उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। आप कोई क्वेश्चन करो, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आगे के क्वेश्चन आप आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इसीलिए मैं करता था कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को आता है मैं सॉल्व करता था, नहीं आता मैं छोड़ देता था कि ठीक है मैं इस पर दोबारा आऊँगा। तो ऐसे में 15 से 20 मिनट 25 मिनट में एक बार 100 क्वेश्चन के गो थ्रू हो जाता था, जिसमें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट टिक कर देता था, न्यूमेरिकल जो सिंपल होते थे, छोटे न्यूमेरिकल होते थे, फॉर्मूला बेस्ड होते थे, वो सब कर देता था। और जिन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा कॉन्सेप्ट लगना है या मुझे लगे कि टाइम लगेगा, उसको मैं री अटेम्प्ट में करता था। तो मेरा स्ट्रेटेजी रहता था कि आप जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं उन्हें कम से कम आपको 2 बार रीड करना ही करना है, एक बार रीडिंग में गिव अप नहीं करना, तो से 3 हो सके तो बहुत अच्छा। तो इस तरीके से मैं न्यूमेरिकल को टैकल करता था। और जो न्यूमेरिकल लेंदी है उनको अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि वो करने में आप इतना टाइम लगा देंगे जितने में आप आगे के 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि +2 करके -4 करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आपको लगा लेंदी है, आप बेझिझक छोड़ दीजिए, जो भी एग्जाम देने जा रहा है वो उसको अटेम्प्ट करेगा तो फंस जाएगा, आप भी फंस जाएंगे। वो क्वेश्चन इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी डाले जाते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, पूरी बता दिया उन्होंने कहाँ से क्या किया। अब आती है मेंस एग्जामिनेशन, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखना पड़ेगा तुम्हें, वहाँ तुम्हें 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बस क्वेश्चन मिलेगा, सब लिखना है। तो उसकी तैयारी कैसे करिए? सर उसकी तैयारी एक्चुअली क्या था कि डिस्क्रिप्टिव उतना ज़्यादा दिया नहीं था, क्योंकि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप सब में एमसीक्यू पैटर्न हो गया है, और कॉलेज में हम लोग बस देते थे सेमेस्टर एग्जाम में टेस्ट, उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव से टच एकदम छूट गया था। तो इस बार मैं कम्प्लीटली अपने पर रिलाय नहीं किया, मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा हेल्प मेरे को लेना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है अंकित, उसने मेरे को बताया कि मैं उससे पूछा कि आप मेंस की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मैं मेंस की तैयारी ऐसे कर रहा हूँ कि मैंने एक एवर एग्ज़ाम कोचिंग है, उसमें मेरे सर हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनसे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, और मैं उनकी गाइडेंस में, उनके नोट्स से, उनके स्टडी मटेरियल से तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने भी मूड बना लिया कि ठीक है मैं भी साथ में तैयारी करूँगा, क्योंकि मेंस का मेरे स्टडी मटेरियल उतना ज़्यादा नहीं भी था, मैं एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस था, तो इस बार चांस नहीं लेना था, स्कोर अच्छा था प्री में,
तो रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने आपका एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लिया, जैसे कि आपको पता है। और उसके बाद जो नोट्स आपने बनवाए, हमें जो क्लासेस ली वो सारी, उसके बेसिस पे मैंने न्यूमेरिकल्स करनी शुरू किए, सारा स्टडी मटेरियल पढ़ा, रिविजन किया, और टेस्ट सीरीज सर मस्ट, वो दिया ही दिया। अब ये देखो कि टेस्ट सीरीज की बात आई है ना, यहाँ पे मेंस के कितने टेस्ट लिखे हमने? सर मैंने मेंस के कम से कम कुछ नहीं तो 150 से 200 टेस्ट लिए, 150 टेस्ट लिखे हैं सर मैंने। और हम ऐसे करते थे, जैसे कि आप तो जो कोचिंग में टेस्ट लेते थे, उसके अलावा मैं और अंकित क्या करते थे सर, कि मैं उसको लिख के भेजता था व्हाट्सएप पे, वो मुझको लिख के भेजता था, हम दोनों एक दूसरे का पेपर इवैल्यूएट करते थे। और हम लोगों का ये टेंडेंसी रहता था कि जितने मार्क्स कम से कम दे सकते हो उतने दे। मतलब अगर कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल है कंप्लीट ठीक है, उसका आंसर आपको 100% सही निकला है, उसके बाद भी 20 में से हम 15 नंबर देते, 16 देते थे, कभी भी फुल मार्क्स किसी क्वेश्चन में देते नहीं थे, ताकि अपने स्कोर को यहाँ पे कम से कम रख के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो अब टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है हमारी टेस्ट सीरीज का, वो कैसा लगा? सर एसएससी एग्जाम के लिए आपकी टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ईएससी लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हो, और आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम कॉलेज लेवल क्वेश्चंस करा रहे हो, क्योंकि एसएससी का स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ईएससी के क्वेश्चंस कर लो और मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एसएससी कई क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा है, और ईएससी का टेंडेंसी रहता है क्वेश्चंस को थोड़ा ट्रिक करके कॉन्सेप्ट के साथ पूछना। तो अब जो बच्चा ज़्यादा कॉन्सेप्ट कर लेता है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में गलती करता है। तो इसीलिए अगर कोई एसएससी के डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहा है, तो वो भले ही ईएससी के मेंस की बुक लगा सकता है, मेंस के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकता है, बट जो मेंस में ईएससी के मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आते हैं, आपसे हो पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो पा रहे तो उन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टारगेट अभी आपका एसएससी है, क्योंकि आप एसएससी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी पे नहीं जाना। बट हाँ, आपको यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, एक बार उससे गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, क्वेश्चंस का क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, तो वो उठा लेता है, और वो उठा लेता है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को ये सोच के मत छोड़ दीजिए कि ये तो बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। उनको लिख के आप करके देखिए। मैंने लिख के क्वेश्चंस किए सर, कितनी बार ऐसा होता था कि आज मैंने कोई क्वेश्चन किया है, अब मैं कल जो टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ उसमें सेम क्वेश्चन है, यहाँ तक कि वैल्यूज भी सेम है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं लेता था टेस्ट सीरीज, तो वैल्यूज भी सेम होती थी, तो मैं उसको फिर भी करता था कि ठीक है, मेरा प्रैक्टिस ही तो हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये अप्रोच। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है मेंस के एग्जाम में कि 2 घंटे हैं आपके पास, तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है आपको, सिर्फ ऑप्शंस नहीं टिक मारने की ही करना है। कैसे टाइम मैनेज किया? सर एक यूपीएससी और एसएससी में यही डिफरेंस बचा है। ईएससी में ईएससी हमको ज़्यादा टाइम देता है, एसएससी हमको बहुत कम टाइम देता है, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना 2 घंटे में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। भले ही क्वेश्चन डायरेक्ट हो, सिंपल हो, थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, बट जो 1 घंटा कम कर दिया है तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो सर मैंने ये अप्रोच यूज़ किया कि हम लोग को 6 क्वेश्चन रहता है मेंस में, जिसमें से कि 5 अटेम्प्ट करना होता है। तो शुरू के 5 मिनट आप पेपर पढ़ने के लिए दीजिए, क्वेश्चन पेपर आप पूरा पढ़िए। सबसे पहला काम आपको अपना जो क्वेश्चन नहीं करना उसको रूल आउट करना। तो मैं उसको सर्कल कर देता था कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को इस पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को बाकी 5 क्वेश्चन बने या नहीं, इसे मैं अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें मुझे पता है मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और सर जो मेरा जो प्रोसीजर रहता था आगे का, वो ये रहता था कि पहले मैं वो क्वेश्चन करूँगा जिसके मुझे मैक्सिमम पार्ट्स आते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन रहता है उसमें किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं, 30 मार्क्स के 2 भी देता है, वैसे 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेट करता है। तो मेरा टेंडेंसी रहता था कि पहले वो अटेम्प्ट करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में गेन कर सकूँ। तो पहले मैं वो अटेम्प्ट करता था। उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि मुझे 4 में से 3 पार्ट आते हैं तो मैं वो करता था, और उसे एक पार्ट को उस टाइम पे छोड़ देता था। तो वही मेरा प्री वाला टेंडेंसी, फर्स्ट वो में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना करो, उसके बाद रिपीट करो कि अच्छा ये बच गया, अब यहाँ पर करो। और एक चीज़ और सर, न्यूमेरिकल में फोकस करना, थ्योरी में फोकस ज़्यादा नहीं करना। थ्योरी में क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा लिखोगे, उसके बाद भी आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना कि आप न्यूमेरिकल में गेन कर सकते हैं। इनका एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी आई थी। हाँ, हमारे एग्जाम में काफ़ी थ्योरी आई थी। आप ये बोल रहे हो कि थ्योरी ना करें ज़्यादा? हाँ नहीं, थ्योरी सर इसलिए ज़्यादा नहीं करें ना, क्योंकि थ्योरी में क्या है कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा थ्योरी भी लिखोगे तो एग्जामिनर आपको 10 से 11 से ऊपर नंबर नहीं देगा। बट एक छोटा सा भी न्यूमेरिकल है
इवन 5-6 लाइन का भी न्यूमेरिकल है और 15 नंबर में अगर आपने सही किया एग्जैक्ट किया तो आपको 15 में से 15 मिलेंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल का अप्रोच अलग रहेगा, थ्योरी का अलग रहेगा। तो मैंने क्या किया था अपने पेपर में, पहले सारे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लिए थे 5 क्वेश्चन के, फिर थ्योरी लिखना स्टार्ट किया। एकदम माइंड फ्री हो गया कि ठीक है मेरे को कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करना, ना मुझे कैलकुलेटर का यूज़ है, कैलकुलेटर मैंने साइड किया और मैंने थ्योरी लिखना स्टार्ट किया। और आपके मेंस की चलो हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, मेंस के भी प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं। बात करते हैं कि सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, पर फिर भी लग रहा है कुछ याद ही नहीं हो रहा। एग्जाम से पहले लग रहा है कि सब निकल गया दिमाग से, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसको कैसे करेंगे? होता है आपके साथ भी ऐसा? बिल्कुल होता है सर। आज पढ़ते हैं, आज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लग जाते हैं। अब उसी सब्जेक्ट को 5 दिन बाद, 7 दिन बाद या 10 दिन बाद करते हैं तो गलती होने लगती है। तो लगता है कि अरे ऐसा क्यों, ये तो हमने पढ़ा था, इसकी तो तैयारी की थी। तो सर वो क्या होता है, मेरे को जितना समझ आया कि हम लोग मिक्स करते हैं चीज़ों को। जैसे कि आज मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 दिन बाद दूसरा पढ़ा, 3 दिन बाद तीसरा पढ़ा, और जो पहला सब्जेक्ट पढ़ा था उसको छोड़ दिया। वही गलती होती है। 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद बीच में उस सब्जेक्ट को रैंडमली रिवाइज करो। रिवाइज का मतलब शॉर्ट नोट्स बनाए थे? हाँ, रिवाइज का मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करी थी सर, क्योंकि प्री के टाइम में बहुत चीज़ें थी, आपको डेटा बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। मेंस के टाइम में थोड़ा सा ये चीज़ को लेकर आप लीनियर रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा वैल्यूज याद नहीं करनी। कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि RCC वगैरह जहाँ पे कुछ वैल्यूज याद करके जाते हैं, बट फिर भी प्री के कंपैरिजन में कम है। तो इसीलिए वो जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसमें थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था, उसकी मदद से मैं उसको हाँ रैंडमली रिवाइज करता था। जैसे कि आज मैंने अगर हाइड्रोलिक्स पढ़ा है, कल सॉन्ग पढ़ा है, परसों FM पढ़ा है, तो अब मैं 3 दिन बाद वापस एक बार हाइड्रोलिक्स रिवाइज कर लेता था। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होने देता था। तो अपने सब्जेक्ट्स को आसपास रखता था, एक के बाद एक नोटेशन में रखता था। ऐसा नहीं करता था कि एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर 10 सब्जेक्ट पढ़े फिर वापस उसका रन कराया। ऐसे में लैग बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर भूल जाते हैं जो पढ़ा है वो भी याद नहीं। इसीलिए वो जो हमको लगता है ना कि ये तो हमने किया था, पढ़ा था, ये भूल गए, वो इसी रीज़न से लगता है। अगर आप रिवाइज करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे तो वो चीज़ आपको फील नहीं होगी। दूसरा चीज़ मैं क्या करता था सर कि मैंने अपने कमरे में बोर्ड लगा दिया था एक, और काफ़ी बच्चे अप्रोच यूज़ करते हैं। मैं वाइट पेपर पे अपना जो भी डेटा भूलने वाला ज़्यादा होता था उसको लिख के पेस्ट कर देता था। तो मैं सुबह उठा या मैं वॉक कर रहा हूँ या गो थ्रू हो रहा हूँ तो एक बार 2 बार दिन में उस पर नज़र मार लेता था। और ये अप्रोच सब बहुत काम है। मेरे को एग्ज़ाम तक ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज, सारी चीज़ें याद हो गई थी। तो ऐसे मैंने इस चीज़ को टैकल किया। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं से। अब नवंबर में एग्जाम है जेई का, पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है? अब जो 2 महीने बचे हुए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, हम एक बार पढ़ लिए हैं, दोबारा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको कैसे, क्या करें क्या ना करें? सर इस चीज़ में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा हार्म करेगा इन कंपैरिजन टू आप क्या करें। बच्चे क्या कहते हैं कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से सबसे बातें करते हैं तो वो बताते हैं कि अच्छा तूने ये वाला क्वेश्चन किया, अच्छा तूने वो वाला सेट दिया, ये किया वो किया। तो ये चीज़ लास्ट मंथ में, स्पेशली लास्ट मंथ में अवॉइड करें। कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाएगा तो पुराना इन्फॉर्मेशन हैम्पर होगा। तो आप जो अपना टेंडेंसी रखिए कि आपको लास्ट मंथ में कुछ नया नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने मान लीजिए कुछ पढ़ा है और आपके दिमाग में इतना कैपेसिटी है, आपने रिटेन कर लिया, अब उसके बाद आप नया ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन वो पुराना निकालेगा। तो वो नहीं करना। लास्ट मंथ में, लास्ट 1-1.5 महीने में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पुराने को ही रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आप एग्जाम में भले ही नया क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो क्वेश्चन आपने किया है वो वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना नई चीज़ों पे, बट पुराने को अच्छे से पढ़ना है, ये तो बिल्कुल ना करें गलती। और जो आपको करना है वो ये करना है कि एक टाइम डेडिकेट करिए, और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उस टाइम को कंसिस्टेंट रखिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। बच्चे क्या कहते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है तो 1 हफ्ता बचा तो बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं कि अभी तक दिन के 4 घंटे पढ़ रहा है, क्या अब 2 दिन बाद एग्ज़ाम तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने लगे। उसमें क्या होता है सर ना कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये मेरे साथ हुआ है काफ़ी एग्जाम्स में कि लास्ट मोमेंट पर स्टडी करने से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, आपने टेस्ट दिए, आपने सीरीज दिए, आपने सब कुछ किया है, तो आपको वो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना स्टडी करते आ रहे हैं उतना करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की।